नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। गजा के जो हालात हैं एक बार आपको याद दिला दूं, 642 दिन हो गए हैं गजा के ऊपर हमले होते हुए। 57,762 बच्चे मारे गए हैं। 1,37,656 लोग घायल हुए हैं। किसी का हाथ कटा है, किसी का पांव कटा है, किसी की आंखें हमेशा के लिए चली गई हैं और 11,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। और सीज फायर की बात जब भी आती है तो किसी न किसी बहाने टाल दी जाती है। आज इजराइल के एक अखबार में खबर यह है कि पिछली बार जब सीज फायर की बात फाइनल हो गई थी वो इसलिए टल गई क्योंकि स्मॉट्रिच ने, जिसका सहयोग मिलता है सरकार बनाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को, उस स्मॉट्रिच ने धमकी दी थी कि अगर सीज फायर हुआ तो मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। इसलिए अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए नेतन्याहू ने किसी भी तरह से सीज फायर नहीं होने दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जो साफ बताता है कि किस तरह से जब भी सीज फायर तक बात पहुंचती है तो नेतन्याहू उसमें कोई ना कोई फंदा फंसा देता है। इस बार भी यही हो रहा है। सारे मामले तय होने हैं और बड़ी आसानी से तय हो जाएंगे, कोई बहुत बड़े मामले नहीं हैं। एक मामला है कि मैंने आपको उस दिन बहुत डिटेल में बताया था 2 दिन पहले कि जो पूरा एक कॉरिडोर आपने बनाया हुआ है गजा के बीचों बीच में, उस कॉरिडोर से आप सेना हटाने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू कह रहा है मैं यहां से सेना नहीं हटाऊंगा और वहां पर अगर आईडीएफ रहती है तो सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नंबर एक बड़ा हिस्सा गजा का वैसे ही इजराइल के पास चला गया और नंबर 2, अगर वहां पर आर्मी रहेगी तो वो गजा के ऊपर कभी भी हमला कर सकती है, कभी भी कोई हरकत कर सकती है। इसलिए हमास वहां पर इजरायली सेना की मौजूदगी के बिल्कुल खिलाफ है। अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, इस मुद्दे को बाद में सुलझा लेंगे, बाकी जो मुद्दे हैं अभी फिलहाल इस पर बात कर लो। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ट्रंप इस बार सीज फायर को सीरियसली ले रहा है और हो सकता है कि सीज फायर हो भी जाए। और दूसरी बात यह समझ में आ रही है कि उसको शायद यह पता है कि इजराइल जानबूझकर हर बार सीज फायर रोकता है और इस बार उसका जो बहाना है वो उस कॉरिडोर से किसी भी तरह अपनी सेना को ना हटाने का है। तो हो सकता है बाद में वो प्रेशर देके कोई रास्ता निकाले, लेकिन अभी फिलहाल सीज फायर की बातचीत अटकी हुई है, कहीं आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इन सबके बीच लगातार आप देखेंगे हेल्थ वर्कर्स को और जर्नलिस्ट को, सहाफियों को लगातार मारा जा रहा है। अगर आंकड़े देखना है तो 229 जर्नलिस्ट, पत्रकार, सहाफी वहां पर मार दिए गए हैं। एक सवाल उठता है कि आखिर सहाफियों की हत्या क्यों हो रही है? आखिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो वहां के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो घायल हैं उनकी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों मारा जा रहा है? जवाब बड़ा आसान सा है, जरा सा दिमाग पर जोर देना है। इजराइल भी जानता है कि आज नहीं कल उसको इंटरनेशनल कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट में उसकी पेशी होगी। जो हेल्थ वर्कर है उसने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, किस तरह सलूक किया गया है, किस तरह गोलियां मारी गई हैं। और जो सहाफी हैं वो तो उन इलाकों में घूम ही रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसकी हकीकत उनके कैमरों, उनके दिमाग दोनों में कैद है। तो अगर मुकदमा चलेगा तो ये दोनों सबसे बड़े गवाह बनेंगे, हेल्थ वर्कर्स गवाह बनेंगे। वो बताएंगे अस्पतालों पर किस तरह से हमला हुआ। जब इजराइल कहेगा अस्पतालों में आतंकवादी थे तो वो हेल्थ वर्कर्स जो गजा के बाहर के हैं वो बताएंगे नहीं, उन अस्पतालों में बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं और इजराइल का दावा झूठा पड़ेगा। ये गवाह बन जाएंगे। इसलिए पहले ही इन गवाहों को खत्म करने का काम कर रहा है इजराइल। मुझे नहीं लगता कि इतना शैतानी मुल्क दुनिया में कोई और होगा जहां उसको मौका मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ हत्याएं कर रहा है। आप सोच के देखिए, कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एड पहुंचाएंगे, इमदाद पहुंचाएंगे। जो सेंटर बनाया गया इमदाद का, जहां पर लोग लाइन लगाते हैं इमदाद लेने के लिए, वहां पर अभी तक 800 लोगों को मारा जा चुका है। 798 यानी 800 के आसपास की ये संख्या आ रही है। जो इमदाद लेने आए बच्चों को मार दिया गया। अभी कल की खबर थी कि 3-4 बच्चे लाइन में लगे हुए थे, उनको गोली मार दी गई। इसके पहले भी हमने देखा है कि इमदाद जो लेने लोग आए हुए थे उनको मार दिया गया। हारिस जो इजराइल का अखबार है उसने बहुत क्लियर ये बात छापी हुई थी कि उससे सैनिकों ने कहा था कि हमें आदेश दिया गया था कि कोई खतरा हो या ना हो, लेकिन जब इमदाद के लिए लोग लाइन में लगे हों तो उनको मार दिया जाए। रफा को पूरा खाली करा लिया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और अब वहां पे कंसंट्रेशन कैंप बनाने की बात चल रही है। कैंप होगा जिसमें फलस्तीनी रह पाएंगे और जो उस कैंप से बाहर होगा उसको हमास से जुड़ा हुआ माना जाएगा, उसको गोली मार दी जाएगी।
ये सारा कुछ वहां पे हो रहा है। आप और अगर सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। बच्चों का जो फार्मूला होता है, यानी बेबी फूड जो होता है, अपने यहां भी सेरेलक वगैरह होता है जो बच्चों को दिया जाता है, इजराइल वो नहीं पहुंचने दे रहा है गजा के बच्चों के पास, क्योंकि वो चाहता है कि गजा के बच्चे भूख से और कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से मर जाएं। आप सोचिए कि दूध का जो डब्बा जाएगा या फिर बेबी फूड का जो डब्बा जाएगा, उससे कौन सा आतंकवाद बढ़ेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के काम आ सकता है। लेकिन अगर उसको भी रोका जा रहा है तो शैतानी इरादे बिल्कुल साफ है। जो लोग बार बार इसको 7 अक्टूबर से जोड़ते हैं, उनको एक बहुत पुराना अखबार दिखा रहा हूं। 26 जुलाई 1938 का आप जोड़ लीजिए कितने साल पुराना है। तकरीबन 86 ईयर्स पुराना यह अखबार है। जुलाई 26, 1938 का। इस अखबार में बताया गया है जब इजराइल बना भी नहीं था, अभी यहूदी आना शुरू कर रहे थे, वहां पर हाइफा के पोर्ट पर एक विस्फोट हुआ था जिसमें 100 लोग मारे गए थे। तो इजराइल के आतंकवाद का इतिहास इतना पुराना है। जैसे जैसे वो फलस्तीन में घुसते गए, आतंकवाद के सहारे, बंदूक के सहारे, बम के सहारे और अमेरिका और इंग्लैंड के सहारे उन्होंने लगातार फलस्तीनियों को सिर्फ और सिर्फ तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की है। जो अल उदैद बेस था कतर में यूएस का, उसके ऊपर जो हमला किया था ईरान ने, दावा यह किया गया था कि यह हमला तो बता के किया गया था, पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब खबर यह आ रही है, क्रैडल ने यह खबर छापी है, खबर यह आ रही है कि वहां पर $15 मिलियन की कीमत का एक यूएस कम्युनिकेशन डोम था और ईरान के हमलों में वो यूएस कम्युनिकेशन डोम पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी पहली बात तो ये कि ये झूठ था जो कतर ने कहा था कि सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। कम से कम 1 या 2, मैंने उस समय भी कहा था कि कम से कम 1 या 2 मिसाइल जमीन तक पहुंची हैं, क्योंकि जिस तरह का शोर बरपा हुआ था, जिस तरह से धरती हिलने की खबर आई थी, वो बिना जमीन पर मिसाइल के पहुंचे नहीं हो सकता था। और अब यह खबर आ रही है कि न केवल मिसाइल जमीन पर पहुंची थी, बल्कि यूएस के कम्युनिकेशन डोम को तबाह करने में कामयाब रही थी, जिसकी कीमत $15 मिलियन बताई जा रही है। तो यह लड़ाई इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी कोई बहुत सस्ती नहीं पड़ी, अच्छा खासा नुकसान वहां पर हुआ। अमेरिका में जो लोग रहते हैं, अमेरिकी नागरिक, वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं, अगर उनको खरोंच भी आ जाए तो अमेरिका में शोर मच जाता है। बहुत सारे फलस्तीनी ऐसे हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं। कल की खबर है कि वेस्ट बैंक में 2 लोगों को, 2 फलस्तीनियों को पीट पीट के मार डाला गया, लिंचिंग की गई, वैसे ही जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में लिंचिंग की खबरें आती रहती हैं। अब इन 2 में से एक जो था फलस्तीनी, वो बेसिकली अमेरिका का नागरिक था, उसका जो पासपोर्ट था अमेरिका का पासपोर्ट था। अब अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के लोग पूछ रहे हैं कि हमारा एक नागरिक मारा गया है, आप इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो होम डिपार्टमेंट कह रहा है हमको इसकी जानकारी है, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी बचाने के लिए ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बेकार की बात है। इसके पहले भी फलस्तीन का समर्थन करने वाले अमेरिकी नागरिक फलस्तीन में मारे गए हैं। एक पत्रकार आई थी जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, जिसने वीडियो वगैरह बनाया था और उसको बुलडोजर के नीचे कुचलवा दिया था आईडीएफ ने, इजराइल की सेना ने। वो अमेरिकन नागरिक थी, लेकिन उसके खिलाफ, जिन लोगों ने यह काम किया था उनके खिलाफ कुछ खास नहीं हुआ। तो यह उम्मीद करना कि जिन लोगों को, जिन 2 फलस्तीनियों को वेस्ट बैंक के आतंकवादियों ने, गुंडों ने पीट पीट के मार डाला है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा या उन्हें कोई सजा होगी, ये उम्मीद करना तो बेकार है। लेकिन इंटरनेशनली दुनिया भर में जिस तरह से इजराइल की ये इमेज जा रही है, ये आप यकीन जानिए कि आज नहीं तो कल इजराइल को इतना अकेला पड़ना है कि अमेरिका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी मदद करने की। फिलहाल इजराइल एक ही कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे अमेरिका को यह समझाए कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करो। अमेरिका फिलहाल ईरान के ऊपर अटैक करने की सिचुएशन में दिख नहीं रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि तुरंत फुरत कोई अटैक होगा, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। जब जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, जिनको दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। और मैंने पहले भी अपील की है, अब भी अपील कर रहा हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। ज्वाइन बटन आप दबाएंगे तो हमारी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी ये मेंबरशिप हमें बहुत बड़ी ताकत देगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।